बायोलॉजी, लेट्स रिकैपिचुलेट। आज का टॉपिक क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, जिसे कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। दोनों चैप्टर से रिलेटेड है, क्लास 11th के बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से एंड क्लास 10th के ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें कि ब्लड, हार्ट, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का फंक्शन है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, उसको एक्सप्लेन किया गया है। कोगुलेशन ऑफ ब्लड को लेकर या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को लेकर एक मिथ है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई इंजरी होती है या कभी बॉडी पार्ट से कभी भी कोई ब्लीडिंग होती है कहीं से, और स्पेशली जब एक्सीडेंट के टाइम या ट्रॉमा में, तो अगर जो हमारा बॉडी का जो ब्लड है वो एयर की कांटेक्ट में आता है तो उससे स्कम बन जाता है। स्कम बनने का मतलब है एक हार्ड कवरिंग, या जिसे हम खुरंट भी हिंदी में कहते हैं, वो बन जाता है जो भी इंजरी वाली साइट होती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि एयर में आके वो जो ब्लड है वो जम जाता है। एक पूरी प्रोसेस, एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो हमारे बॉडी में होती है जहां पर इंजरी होती है। ब्लड वेसल्स कह लें, ब्लड सेल्स कह लें, ब्लड में जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, दे ऑल आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कि इस प्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया है कि यहाँ पे जैसे इंजरी हुआ है और धीरे धीरे वो जो इंजरी का, जहां पर भी जो इंजरी से एक लीक हो रहा था ब्लड, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा था, उसको यहाँ पे रिपेयरिंग हो गया है। तो नॉर्मली वो एक रिपेयरिंग हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग में, और ब्लड हमारा आना रुक जाता है। स्टेप्स इसके बहुत इजी हैं। नॉर्मली हम 3 स्टेप्स में इसको पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या है कि जब भी कभी कोई इंजरी होती है तो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, जो इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, उसको एक एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेस, वो थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, तो थ्रोम्बिन एक्टिव सब्सटेंस बन जाता है। अब ये थ्रोम्बिन एंजाइम की तरह वर्क करता है, और फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल प्रोटीन्स है, फाइब्रोजन प्लाज्मा की प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, वो सॉल्युबल प्रोटीन है, वो इनएक्टिव प्रोटीन है, उसको थ्रोम्बिन एक्टिवेट कर देता है और वो क्या बन जाता है, फाइब्रिन। अब फाइब्रिन मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। मैश लाइक स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, एक जाल टाइप बना लेता है और ट्रैप करता है, स्क्वीज कर जाता है, और यही क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो नॉर्मली ये तो है, ये 3 स्टेप्स है। नॉर्मली ये स्टेप्स है कि प्रोथ्रोम्बिन चेंजेस इनटू द थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेस। अब जो थ्रोम्बोकाइनेस है वो क्या है और कैसे इसको चेंज करता है, कैसे एक्टिवेट होता है, ये बेसिकली जो सर्टेन फैक्टर्स है जो मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन को एक्टिवेट करते हैं जब भी हमारे बॉडी में कोई इंजरी या ट्रॉमा होता है। तो ये जो इनएक्टिव स्टेट में हमारे प्लाज्मा में जितने भी फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस करते हैं। लिंक्ड का मतलब होता है ये इससे इसमें चेंज हुआ, थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजन जो सॉल्युबल प्रोटीन था इनसॉल्युबल प्रोटीन बना। अब ये जो है फाइब्रिन जो इनसॉल्युबल प्रोटीन बना, ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, उसमें जितने भी डेड सेल्स हैं उसको ट्रैप करेगा, स्क्वीज करेगा, और वो क्या बनेगा, क्लॉट बन जाएगा। तो नॉर्मली हम इसको इसी तरह से पढ़ते हैं 3 स्टेप्स में, बट ये प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है कि ऐसा क्या हो जाता है, क्या एक्टिवेट हो जाता है कि हमारा जो ब्लड में क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्लॉटिंग में क्या होता है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है। सीक्वेंशियल प्रोसेस का मतलब है जो लास्ट 3 स्टेप्स है, ऐसा नहीं है कि पहले फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज हो जाएगा फिर प्रोथ्रोम्बिन वर्क होगा। जैसे सीक्वेंस में वो तीनों होते हैं उसी तरह से वो वर्क करता है। तो सीक्वेंशियल प्रोसेस है इंटरेक्शन ऑफ न्यूमरस ब्लड कंपोनेंट्स, कोगुलेटिंग फैक्टर्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। 13 कोगुलेटिंग फैक्टर्स है हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, जिसे रोमन न्यूमरल्स की तरह लिखा जाता है। रोमन न्यूमरल्स की तरह, यू नो दैट कि हाउ टू राइट द रोमन न्यूमरल्स, इस तरह से रोमन न्यूमरल्स जो लिखे जाते हैं। तो इसमें फैक्टर 6 हो गया, फैक्टर 7 हो गया, ये कभी भी 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो ये जो है कि जैसे जैसे इन्वेंट हुए थे, जैसे जैसे डिस्कवर हुए थे ब्लड में, उसके नंबर पर इनको रोमन न्यूमरल्स की नंबरिंग यहाँ पर दी गई है। तो 13 यहाँ पे कोगुलेशन फैक्टर है जो इस प्रोसेस को यहाँ पर करवाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इनिशिएट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं, और 2 तरह से इनिशिएट करते हैं, एक्सटेंसिकली और इंट्रिंसिकली। मतलब एक्सटेंसिक का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर ब्लड वेसल है, अब ब्लड वेसल का ही रप्चर हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रप्चर हुआ इसको क्या करना है, इसको रिपेयरिंग करनी है। तो एक्सटेंसिक जो है ये वो यहाँ से एक्टिवेट होगा, और इंट्रिंसिक जो भी है यहाँ पे पाथवे वो यहाँ पे अंदर से होगा। अंदर
क्या है, यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो प्लाज्मा के अंदर ही, प्लाज्मा ऊज आउट हो चुका है, तो बेसिकली जितने भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर वो प्लाज्मा में फैक्टर्स प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, और वो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फंक्शन करना। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जैसे ये वाली जो प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, then only this process will start। अब यहाँ की जो प्रोसेस है इसमें जो फैक्टर एक्स है, जैसे इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि दोनों जो पाथवेज है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे है, ये फैक्टर एक्स को जो है ये यहाँ पर एक्टिवेट होता है, और जैसे फैक्टर एक्स यहाँ पर एक्टिवेट होता है, कोगुलेशन की प्रोसेस एक्टिवेट हो जाती है। तो ये फैक्टर एक्स क्या है, फैक्टर एक्स यहाँ पे क्या है, और ये क्या रोमन न्यूमरल्स जो है 1 to 13 है, ये एक दूसरे से कैसे एक्टिवेट होते हैं, और क्या यहाँ पे प्लेटलेट्स का कैसे वर्क होता है। तो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है जिसमें जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स हैं ये यहाँ पे वर्क करते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स के बाहर से करते हैं जो एक्सट्रिंसिक पाथवे कहलाता है, कुछ अंदर से करते हैं जो इंट्रिंसिक पाथवे कहलाता है। दोनों पाथवे जो होते हैं ये फैक्टर एक्स को एक्टिवेट करते हैं, और फिर से एक्टिवेशन ऑफ जो फैक्टर एक्स है ये बिगनिंग करता है किसकी, कोगुलेशन प्रोसेस की बिगनिंग करता है। कोगुलेशन प्रोसेस तो 1 और 1.5 मिनट में कंप्लीट भी हो जाता है, कि जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्लड ऊज आउट होना शुरू होता है और यहाँ पर इसकी रिपेयरिंग भी हो जाती है। तो सिर्फ इतने ही देर में किस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब ये एक्सटेंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे दोनों ने क्या करना है कि फैक्टर एक्स को यहाँ पर एक्टिवेट करना है। एक्सटेंसिक पाथवे कौन सा पाथवे है, जो यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बाहर वर्क कर रहा है, टिश्यू फैक्टर्स के साथ वर्क कर रहा है यहाँ पर, और इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर वर्क कर रहा है। तो जैसे फैक्टर 7 हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर आप देखो कि 9A 11A, ये दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो एक्टिवेट कर रहे हैं फैक्टर एक्स को। यहाँ पर आप देखो फैक्टर एक्स को एक्स ए में इन्होंने एक्टिवेट किया, और जब ये फैक्टर एक्स ए यहाँ पर एक्टिवेट हुआ तभी प्रोथ्रोम्बिन जो यहाँ पर इनएक्टिव कंपोनेंट था वो यहाँ पे थ्रोम्बिन में यहाँ पर चेंज हो गया। और कैसे चेंज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। इसका क्या मतलब हुआ कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था वो टिश्यू फैक्टर था जो एक्टिवेट हुआ, और उसकी वजह से उसने प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट किया। अब जो थ्रोम्बिन था उसने एंजाइम की तरह वर्क किया, और जो इनसॉल्युबल यहाँ पर जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन था, जो प्रोटीन थी प्लाज्मा में, उसको उसने इनसॉल्युबल जो ये वाला जो यहाँ पे फाइब्रिनोजन था, जो सॉल्युबल प्रोटीन थे, उसे इनसॉल्युबल बनाया फाइब्रिन प्रोटीन में, थ्रोम्बिन ने इसको सॉल्युबल बनाया और मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाया। तो जितने भी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे हैं, ये जो फर्स्ट पाथवे है एक्टिवेट होता है जिसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते हैं, कोगुलेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटीन टिश्यू फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसका क्या मतलब है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को एक्टिवेट करना है, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वही जो है इनएक्टिवेट सब्सटेंस है प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बिन में यहाँ पर एक्टिवेट करेगा। अब ये थ्रोम्बिन एंजाइम की तरह वर्क करेगा, राइट। तो जो जो दूसरा वाला सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स जो होता है ब्रेक कर जाता है, जो अंदर वर्क कर रहा है ब्लड वेसल्स के, वो भी टिश्यू को जो फैक्टर्स है उसको एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ पे जो फैक्टर एक्स को एक्टिवेट हो जाएगा। तो इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा आफ्टर द एक्सट्रिंसिक पाथवे इज एक्टिवेटेड, और फिर ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक जो पाथवे है वो कोगुलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो जो फैक्टर्स है यहाँ पर आप 7A देख सकते हैं, 11A मतलब 9A। यहाँ पर जब आप एरो देख रहे हो तो फैक्टर 7 किस में चेंज होता है, 7A में। अब ये फैक्टर जो ये है फैक्टर जो x है उसको XA में चेंज करता है। सेम यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो 11 फैक्टर है वो 11A में चेंज होता है, जब 11A है ये 9 को 9A में चेंज करता है, और ये फैक्टर x को XA में चेंज करता है। तो x1 गो एक्सट्रिंसिक जो बाहर वर्क कर रहा है ब्लड वेसल्स के, या इंट्रिंसिक जो अंदर वर्क कर रहा है ब्लड वेसल्स के, दोनों एक्टिवेट होते हैं, और ये प्रोसेस कोगुलेशन की है जो इनएक्टिव सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है, और ये क्या है, सॉल्युबल फाइब्रिनोजन को फाइब्रिनोजन जो इनसॉल्युबल है उसमें ये चेंज करता है, और प्रोसेस को ये स्टार्ट कर देता है। अब कुछ इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि हमने इनको पढ़ा था इसलिए मैंने यहाँ पे नेम्स को मेंशन कर दिया। जैसे फैक्टर 1 है, ये फाइब्रिनोजन है, फैक्टर 1A ये फाइब्रिन में चेंज हो जाता है। अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको यही दिखाया था। फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन है,
2A थ्रोम्बिन हो जाएगा। फैक्टर 3 यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन है। थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में ही ये टिश्यू फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है, और थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ही फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में चेंज होता है। जो आयनाइज्ड कैल्शियम है, जो यहाँ पर एक्टिवेट कर रहा है एंजाइम्स को, यहाँ पर फैक्टर 4 की तरह वर्क करता है। और फैक्टर एक्स क्या है? ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर है, जो यहाँ पर फैक्टर 2, फैक्टर 7, 9 और 10 और 11 सबको ये एक्टिवेट कर रहा है। एंड ये विटामिन जो के है वो लिवर यहाँ पर, वैसे भी हम लोग फूड के थ्रू यहाँ पे इसको लेते हैं, और लिवर के थ्रू यहाँ पे प्रोड्यूस करता है सारे के सारे फैक्टर्स को। तो ये वाला जो यहाँ पे क्लॉटिंग प्रोसेस दिखाया गया है, जो कि हम 3 स्टेप्स में पढ़ रहे थे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में ये फैक्टर्स एक्टिवेट होते चले जा रहे हैं, और जैसे यहाँ पे फैक्टर एक्स एक्टिवेट हुआ, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज हुआ, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज किया और क्लॉट बन गया। ये हमारे लास्ट की प्रोसेस है, जो कि एक्टिवेट किसके थ्रू हो रही है? ये एक्टिवेट हो रही है इतने सारे फैक्टर्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ा था। प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर एक्स रिजल्टेड इन द क्लीवेज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 2 था प्रोथ्रोम्बिन, जो कि 2A में चेंज होता है थ्रोम्बिन में। थ्रोम्बिन कैटेलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ द सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिन में। फाइब्रिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, मैश लाइक स्ट्रक्चर। मैश का मतलब होता है पतला जाल बनाना, मैश लाइक स्ट्रक्चर का मतलब होता है ये वाला इस तरह का जाल बनाना। और इसमें क्या होता है कि ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो ब्लड सेल्स हैं, जो रप्चर्ड ब्लड सेल्स हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं, ये स्क्वीज कर जाता है पूरे फ्लूइड कंटेंट के साथ, और ये रिट्रैक्शन करके कोगुलेट कर जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये इंजरी हुई, ये जो सेल्स हैं ये रैप्चर हुए, सारे के सारे जितने भी यहाँ पर फैक्टर्स थे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया, और अल्टीमेटली यहाँ पे फाइब्रिन मैश बन गया, ट्रैपिंग ऑफ द जो डेड फॉर्म्ड जी पार्टिकल्स जो थे आरबीसी थे, क्योंकि जो ब्लड है वो टिश्यू फ्लूइड है। टिश्यू फ्लूइड का मतलब होता है फ्लूइड, इसका प्लाज्मा है, और टिश्यूज इसके आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। और इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक सॉलिड टफ इनसॉल्युबल क्लॉट बन गया, जो कि ब्लड फ्लो को यहाँ पे लीकेज से यहाँ पे बचा लेता है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब हमने क्लॉटिंग तो पढ़ लिया, इसमें हमने कहीं पर भी ये नहीं देखा कि प्लेटलेट्स का किसमें क्या रोल है। प्लेटलेट्स जो होती है, हमने जब पढ़ा था, जो मेरा लास्ट प्रेजेंटेशन है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एज अ ब्लड जो टिश्यूज होते हैं, जो तीन तरह के जो सेल्स होते हैं ब्लड में, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उसमें से जो प्लेटलेट्स होती हैं वो ये प्लेटलेट्स जो है, जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में जाके छोटे छोटे सेल्स को बनाते हैं, जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स का इसमें क्या रोल है? अभी तक हमने प्रोसेस जो पढ़ा उसमें प्लेटलेट्स को तो हमने कहीं देखा ही नहीं। तो ये जो प्लेटलेट्स है ये कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स है, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत छोटे छोटे सेल्स है। अगर इसको ड्रॉ करके दिखाएं तो इस तरह का सेल्स होता है प्लेटलेट का। लेकिन ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ये एग्रीगेट कर जाते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं। एग्रीगेट का मतलब होता है कि एक जगह पे जमा हो जाते हैं, ब्लॉक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना लेते हैं कट सरफेस पर, और उस सरफेस पर फाइब्रिन जो है वो वहां पर क्या करता है? ट्रैप कर लेता है। इसका क्या मतलब है कि पूरे की पूरी सरफेस को में जमा हो जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, उसे ब्लॉक करते हैं, कट सरफेस को, जो वेसल्स, जो ब्लड वेसल में रप्चर हुआ है उसे ब्लॉक करते हैं, एक सरफेस बना देते हैं, जिसके ऊपर फाइब्रिन जो है मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ट्रैप करता है। किसको ट्रैप कर लेता है? जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जो भी रप्चर्ड सेल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है, और सारे का सारा स्ट्रक्चर स्क्वीज कर जाता है और क्लॉट बन जाता है। यहाँ पर जो है, जो प्लेटलेट्स का रोल है वो रिपेयरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स का रोल है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या करते हैं? सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द मेकिंग ऑफ द मैश बाय द फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या था? फाइब्रिनोजेन एक प्रोटीन था, जो सॉल्युबल प्रोटीन था, जिसे इनसॉल्युबल प्रोटीन में चेंज कर दिया था थ्रोम्बिन ने। तो ये यहाँ पे प्लेटलेट्स का रोल होता है। तो एक यहाँ पर एक सरफेस बन जाता है, जिसके ऊपर फाइब्रिन जो है वो यहाँ पे स्क्वीज करवा देता है। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे जो रिपेयरिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स की, विच विल टेक प्लेस ओनली 1 मिनट और 1.5 मिनट, इससे ज्यादा
कई बार क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसमें ब्लीडिंग जो होती है, जब भी रप्चर होता है सरफेस ब्लड वेसल्स, उसमें ब्लीडिंग नहीं रुकती है। और ब्लीडिंग को रुकना जरूरी होता है क्योंकि ब्लड का ज्यादा अमाउंट तो हमारे बॉडी में है नहीं, 5 लीटर्स ऑफ ब्लड है। और मेल्स और फीमेल्स में अलग है, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको ऑलरेडी। तो हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है, एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, जो कि एक डेफिशिएंसी से होता है। जो अभी हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे, 1 to 13 फैक्टर्स पढ़े थे, जिसे हमने रोमन लेटर्स में डालते हैं। और वो एक फैक्टर जो होता है, फैक्टर फैक्टर नंबर 8, ये मिसिंग होता है। और एक फैक्टर के मिसिंग होने से जो डिजीज डिसऑर्डर होता है, ये डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर है। ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये रन करता है। और उसी की वजह से क्या होता है, जब भी यहाँ पर हैमरेज होता है, जब भी यहाँ पर कभी भी रप्चर होता है, तो नॉर्मल क्लॉटिंग नहीं हो पाता, इनएबिलिटी रहती है क्लॉट करने में। तो इसमें से एक फैक्टर, फैक्टर नंबर 8 मिसिंग है, विच कैन लीड टू द हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया की वजह से जो ब्लीडिंग होती है, ब्लीडर्स डिजीज कहलाती है। और अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग को 1 and 1.5। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर प्लेटलेट को और अच्छी तरह से एडवांस में पढ़ना है तो यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दिस प्रेजेंटेशन। ये मेरा लास्ट प्रेजेंटेशन था इस चैप्टर का, और इसमें पूरा प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर भी मेंशन है। और ब्लड कोगुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स का क्या रोल होता है, क्या इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवेज होते हैं। So that is all. So thanks for watching the video, and please subscribe my channel and like my video. Thank you.